नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और हम फिर हाजिर हैं एक बार कोरोना से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के। और कोरोना से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से 5वीं बार बैठक कर रहे हैं कि उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। और वो समस्या है कैश की। न राज्यों के पास कैश है, न केंद्र के पास कैश है, और किल्लत इतनी है कि अब आगे गाड़ी कैसे चलेगी ये समझना मुश्किल हो रहा है। तो कोरोना, कैश और किल्लत, इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों ने अलग अलग तरीके से काम किए हैं। हिंदुस्तान में अभी भी हम ये बात समझने को तैयार नहीं है, ये जानने की हमने कोशिश नहीं की है कि अगर हम लोगों को घर पर बैठने को कहेंगे तो सभी को कैश की किल्लत होगी, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो और चाहे वो सड़क पर जो चल रहा है लगातार वैसा कोई व्यक्ति हो। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन उठाया जाए, और मजे की बात यह है कि वो 5 बार बैठकें कर चुके हैं मुख्यमंत्रियों से, लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले उन्होंने कोई बैठक नहीं की और सिर्फ 4 घंटे का अवसर इस पूरे मुल्क को दिया 130 करोड़ के लोगों को लॉकडाउन लागू करने के लिए। तो किसने उनको ये सलाह दी थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस व्यक्ति ने उनको ये सलाह दी थी वो उत्तरदायी है कि देश में इतनी जानें गई हैं, लोगों को इतना ज्यादा झेलना पड़ा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम ढंग से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और या नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि जब तो थोड़े केस थे तो हम लोग ताली बजाया करते थे, फिर ज़्यादा केस हो गए तो हम लोग 5,500 केस पर लॉकडाउन हुआ, 5,000 केस पर थाली और घंटा बजा, 10,000 पर आतिशबाजी हुई, 40,000 पर फूलों की बारिश की गई और 50,000 केस पर जो शराब की दुकानें हैं वो खोल दी गई। तो कोरोना जो है बड़ा कंफ्यूजन का मामला है। तो बाकी देश इससे कैसे निपट रहे हैं? बिल्कुल आसानी से निपट रहे हैं। हम आपको एक सिर्फ ग्राफ में ये बता देंगे कि बाकी देश इससे कैसे निपट रहे हैं और क्यों बाकी देशों में जो तस्वीरें आप रोज देख रहे होंगे, लोग सड़कों के ऊपर हैं, गिर रहे हैं ट्रकों पर, ट्रेनें जो हैं वो उनसे कट रहे हैं। और अब हालात ये हैं कि उनको जब भेजा जा रहा है तो भी ये कहना है मालिकों का कि इनको ना भेजा जाए, वरना अगर ये यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा। बाकी मुल्कों से आपको ऐसी तस्वीरें नहीं आई होंगी और ऐसी दिल दहला देने वाला जो मंजर है वो उन्होंने नहीं देखा, जहां पर हजारों लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। और वो इसलिए कि वहां की सरकारों ने सहृदयता दिखाते हुए बहुत ही एक आसान सा तरीका चुना कि लोगों को पैसे दिए जाए। एक नजर डालिए इस ग्राफ के ऊपर, आपको मालूम पड़ेगा कि जितनी ये बातचीत हो रही है कि इलेक्शन की फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, ये आप देख लीजिए। यूके यानी कि इंग्लैंड में 80% जो सैलरी है, जो वेतन है, वो 3 महीने के लिए सरकार दे रही है। अमेरिका में हर एक नागरिक को $1,200 दिए गए हैं और हर एक बच्चे को $500। स्पेन में सारी पूरी की पूरी जो सैलरी है वो सरकार दे रही है। इटली में 80% सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर की है वो सरकार दे रही है। फ्रांस में 84% सैलरी अलाउंस की तरह, भत्ते की तरह लोगों को दी जा रही है। जर्मनी में 60% सैलरी की सपोर्ट सरकार कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, और या जो भी एम्प्लॉयर है, सरकारी हो प्राइवेट हो। जापान में $928 पर सिटीजन, जो वहां पर येन में मिलता है उनको, ये वहां पर दिए जा रहे हैं। कनाडा में 1,432, वो ये कनाडियन डॉलर में दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखें अमेरिकी डॉलर में तो 1,432 उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके जो कामकाज की जगह हैं, फैक्ट्रीज हैं, दफ्तर हैं, वो बंद हो गए हैं। ग्रीस, जो कि अभी अभी बहुत बड़ी मंदी से बाहर निकला है, ग्रीस, वहां पर $865 एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं। और सर्बिया में 50%
3 महीने के लिए तनख्वाहें सरकार दे रही है। सर्बिया छोटा सा मुल्क है, आपको मालूम ही नहीं होगा इसके बारे में, और जब यूगोस्लाविया का विघटन हुआ था तो सर्बिया उसमें से निकला था, और छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो भी अपने कामकाज करने वाले लोगों को पैसे दे रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री के सुब्रमण्यम साहब, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, आप देख लीजिए, बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के यहाँ पर आए हैं, और इनका ये कहना है कि क्योंकि जनधन जो योजना, पीएम जनधन जो अकाउंट्स हैं उसमें से पैसे नहीं निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है कि लोगों के पास में काफ़ी पैसा है और वो पैसे निकालना नहीं चाह रहे हैं। अब इन साहब को कोई ये बताए कि जितने भी लोग जिनके अकाउंट है, उनके अकाउंट गांवों में हैं, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो वोट डालते हैं और जहां पर उनका आधार बना हुआ है, और वो सारे लोग बाहर हैं, उसको एक्सेस करने के लिए, उस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ये लोग घर जाना चाहते हैं, जिनको कि सरकारें नहीं जाने दे रही हैं। लॉकडाउन की वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं, पैदल हजारों किलोमीटर सड़क पर चल रहे हैं। तो ये समस्या जो है वो हमारे मुल्क की है कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं है और जो हम करते हैं वैसा नहीं है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि सरकार किस तरह से लोगों को सहारा दे रही है। पहली तस्वीर है वो हिंदुस्तान की है। तो ये तस्वीर आप ये आप देखिए ग्राफ कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने आज तक ये ग्राफ नहीं देखा है। इस ग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि वीकर सेक्शंस के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी कि उनको जो कर्ज दिया जाता है, वो 2014 से लगातार गिरते हुए अब -10 पर पहुंच गया है। और साथ ही इसके अलावा चाहे वो कृषि, एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज हो या एमएसएमई सेक्टर हो, उनका जो कर्ज है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि उनके पास में कर्ज लेने के लिए सामर्थ्य नहीं है। और जो कर्ज ऊपर जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, वो एजुकेशन लोन ऊपर जा रहे हैं और हाउसिंग सेक्टर जो है वो ऊपर जा रहे हैं, और वो भी अब पूरे दोनों के जो सेक्टर हैं ये ठप पड़े हुए हैं। ये दिसंबर 19 तक की जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्यों ये कैश की किल्लत हुई है, क्यों लोगों के पास में पैसा नहीं है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि हम बहुत ज्यादा लोन लोगों को दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने लिक्विडिटी जो है उसका इंजेक्शन मार्केट में दे दिया है, और रिजर्व बैंक ने बहुत बड़े बड़े दावे करते हुए बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। आगे देखिए, ये देश की डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ है, ये है कैश की किल्लत जो कि सरकार के पास में है, और ये भयंकर है। आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स सरकार के पास में आना था वो एकदम से ठप हो गया है। यानी कि उसमें जो गिरावट है वो लगभग 37% के आसपास जनवरी में की गई थी, और उसके आंकड़े पूरे अभी आए नहीं हैं मार्च के और अप्रैल के, लेकिन हालात ये हैं कि सरकार के पास में जो टैक्स पिछले साल आया था उससे कम टैक्स इस साल आएगा, जो कि हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी चीज है। अब एक और टैक्स उठाते हैं, और वो है जिसे लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि शराब की दुकानों को क्यों खोल दिया गया, और इस मुल्क में जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद हैं और शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, ऐसा क्यों किया गया, इसे भी आप देख लीजिए। ये टैक्स जो है ये अल्कोहल यानी शराब के ऊपर जो राज्यों को टैक्स प्राप्त होता है, ये उसकी लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपया जो है राजस्व का वो राज्यों को मिलता है, जिसमें तमिलनाडु सबसे ज्यादा है, 29,000 करोड़। और ये आंकड़े जो हैं ये 2016-17 के हैं, और हाल के आंकड़े जो हैं अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं ये आंकड़े उस समय थे और उसके बाद में और ज्यादा इनमें बढ़ोतरी हुई है। तो पंजाब जैसा छोटा जो राज्य है उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो आते हैं। तो अब समस्या ये है कि जब कैश नहीं होगा तो सरकार उस तरह से पैसा कैसे दे सकती है जैसे कि विदेशों में हमने आपको दिखाया सरकारें दे रही हैं। तो सिर्फ यही बहाने बनाएंगे कि हमने 500 रुपए जो है अकाउंट में डाल दिए हैं और लोग इसे निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए इसका मतलब लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। ये ठीक वैसे ही ये बयान है कि लोग क्योंकि लोन नहीं ले रहे हैं
बैंकों से, इसलिए लोगों को लोन की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा है तो हज़ारों लोग सड़क पर क्यों हैं? हज़ारों नहीं, लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर क्यों हैं? क्यों इतनी बेकदरी इंसान की हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है, जैसा कि बाकी जो मुल्क झेल रहे हैं कोरोना की मार, वहाँ पर दिखाई नहीं देती। और ये बेकदरी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये लोग हैं जो दिल्ली के पास कहीं पर हैं और ये अपने घर जा रहे हैं, और जिस तरह से इसने बच्चे को उठाया हुआ है अपने हाथ में, एक अधेड़ महिला जो है वो ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और ये जो तस्वीर है ये बयान करती है कि कितना भयंकर मंजर इस मुल्क में इस समय छाया हुआ है, और ऐसे लाखों लोग हैं जो जा रहे हैं। और इसके बिल्कुल उलट आप देख सकते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं और सरकार ने उनके लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम जो है वो लागू की है, वंदे भारत। तो ये भारत की तस्वीर है, ये भारत की तस्वीर नहीं है। भारत की तस्वीर हमने आपको इससे पहले दिखाई थी। ये इंडिया की तस्वीर है जो कि विदेश से भारत आ रहा है, जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे या काम करते थे या जो भी करते थे। तो ये हालात है। और एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया भर के मुल्क अपने नागरिकों का ख्याल रख रहे हैं। ये एक बार फिर से आप लिस्ट देख लीजिए कि बड़े बड़े मुल्कों में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ग्रीस और सर्बिया को आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर भी सरकारों ने बाकायदा प्रयत्न करके अपने नागरिकों को कुछ भत्ता देने की कोशिश की है। और ये एक तरह से खमियाजा है कि चूंकि आप कामकाज पर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, घर बैठिए, बाहर मत निकलिए, बाहर निकलने से कोरोना फैलने का खतरा है, इसलिए ये पैसे आप रखिए और घर पर बैठिए, और हम जो है इसका जो खर्चा है वो वहन करेंगे। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि हिंदुस्तान में जो हमारा बजट का डेफिसिट है, कि डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सरकार खर्चा करेगी, तो सरकार होती किस लिए है? सरकार नागरिकों के लिए है या सरकार आंकड़ों को ठीक रखने के लिए है? अगर 3.3% से डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहर टूट पड़ेगा? कहर जो है वास्तव में टूटा पड़ रहा है, जिसे आप देख रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अगर हिंदुस्तान में डेफिसिट जो है, जो इसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट जो है बजट का, अगर वो 20% तक भी चला जाए तो मुल्क पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सब मुल्कों की यही हालात है। इसलिए जो रेटिंग्स अगर हैं, अगर वो भी अगर चेंज होंगी तो वो भी इसी हालात पर होंगे। बड़े बड़े अर्थशास्त्री यही कह रहे हैं कि सरकार को ये जो घाटा है बजट का, इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और लोगों की चिंता करनी चाहिए, जो कि अगर कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे तो वो इसके जो आर्थिक असर हैं वो उनसे मर सकते हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की इन बैठकों के बाद में नतीजे क्या निकलते हैं, खुद वो बताएंगे। और तब तक हमको और आपको सबको इंतज़ार करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की सरकार और उसके नागरिक के बीच में जो रिश्ते होने चाहिए उनका स्वरूप क्या है। आज इतना ही, नमस्कार।